हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पीरियाडिक टेबल स्टार्ट किए थे। तो पीरियाडिक टेबल में हम पीरियाडिक टेबल बनाए भी थे और आपको किस तरीके से पीरियाडिक टेबल याद करना है वो भी बताए थे। उसमें एटॉमिक नंबर निकालना सीखे थे हम लोग मैजिक नंबर के थ्रू, कि किस प्रकार से मैजिक नंबर से आप किसी भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, परमाणु क्रमांक। तो हम बताए भी थे और आपको निकालने के लिए बोले भी थे कि आप लोग निकाल लीजिएगा। तो पीरियाडिक टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम आपको बताए हैं वो बेस्ट तरीका है, बाकी आप लोग कैसे भी करके याद करें, आपको याद करना ही है। क्योंकि पीरियाडिक टेबल नहीं याद रहेगा ना तो आप लोग मतलब जगह जगह पे आप लोग फंसते जाएंगे। किसी एक तत्व की जानकारी अगर आप लोग को है, किसी 30 तत्व की जानकारी अगर आप लोग को है तो वो सफिशिएंट नहीं है। अब मुख्य रूप से नीट के लिए, बोर्ड के लिए, अगर नीट के एस्पिरेंट है तो वैसे भी आप लोग को एस पी और डी ब्लॉक से कुछ होने वाला नहीं है, आपको यह ब्लॉक भी आना चाहिए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को ये कह के नहीं छोड़ सकते ये थोड़ा टफ है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं ना। तो उसके चक्कर में पता चला कि सब खो बैठे। तो पीरियाडिक टेबल में जैसे भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे और टॉप टू बॉटम आएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होंगे और डिक्रीज भी आएंगे। मतलब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो ये देखेंगे कि कौन सा गुण बढ़ता है और कौन सा गुण घटता है। तो अगर आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है या फिर कौन से पीरियड में कौन से एलिमेंट है, और मेजर रूप से आपको जो पीरियड याद करना है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी इसी बार आप लोग नीट का पेपर अगर दिए होंगे या फिर नहीं दिए हुए तो आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा था, सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे, आप लोग देख सकते हैं, नीट का क्वेश्चन है। तो आप लोग याद करिएगा ना। अगला हम लोग देखेंगे डाबरीना ट्रायड। अभी देखिए डाबरीना ट्रायड में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को पीरियाडिक टेबल और एटॉमिक नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को पीरियाडिक टेबल नहीं मालूम रहेगा, ग्रुप नहीं मालूम रहेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं मालूम रहेंगे तो यही से आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो डाबरीना ट्रायड, ट्रायड मतलब होता है त्रिक, त्रिक मतलब होता है तीन, त्रिक मतलब तीन ना। तो डाबरीनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक नाम दिया। तो ये वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, डाबरीनर का रूल है ना ये। डाबरीनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक नाम दिया। और त्रिक में इन्होंने पाया कि जो मध्य वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, तीन ठो एलिमेंट है ए, बी और सी। ये तीनों तत्व में इसका एटॉमिक नंबर हम बोल दिए x, इसका एटॉमिक नंबर हम बोल दिए z। अब इसका एटॉमिक नंबर आप लोग को नहीं मालूम है तो इसको जिसको निकालना है उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। तो निकालना है, कैसे निकालेंगे? b का एटॉमिक वेट y इक्वल टू x प्लस z बाई 2 ना। तो त्रिक में इन्होंने पाया कि जो पहला और तीसरा तत्व होगा उनका परमाणु भार का औसत जो होगा वो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार को दर्शाएगा डाबरीनर के अनुसार। तो एक बार और, डाबरीनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के समूह लिए जिन्हें त्रिक नाम दिया, तथा त्रिक में इन्होंने पाया कि जो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है वो पहले तत्व के परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है ना। ये पहला केस है डाबरीनर का। डाबरीनर का दूसरा केस क्या? डाबरीनर त्रिक उन्हीं तीनों तत्वों पर लागू होगा जो सबसे पहले तो एक ही वर्ग के होने चाहिए, एक ही ग्रुप के हों, तथा तीनों में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंट हो, परमाणु क्रमांक का जो अंतर हो वो 8 का हो या 18 का हो, तभी वो डाबरीनर ट्रायड शो करेंगे, अन्यथा वो डाबरीनर ट्रायड शो नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक ठो, देखें। अब क्वेश्चन बोल दिया आपसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, बताएं ये डाबरीनर ट्रायड शो करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या,
आप यही देख लें कि तीनों जो हैं 8वें वर्ग के हैं, 8वें वर्ग के उपवर्ग के हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 26, 27 और 28। तो अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंट कितने का आ रहा है, 1 का। डिफरेंट होने कितने का चाहिए, 8 का या 18 का। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये समान वर्ग के नहीं ना। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लें लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो इनका एटॉमिक नंबर कितना, 3। इनका एटॉमिक नंबर कितना, 11 और इनका 19। अब मैजिक नंबर अगर जानते तभी ना लिख पाएंगे ये सब। तो इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितने का है, 8 का। इसमें कितने का है, 8 का। तो सबसे पहले क्या, तीनों एक ही वर्ग के हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों एक ही वर्ग के हैं, और तीनों में जो परमाणु क्रमांक का अंतर है वो 8 का है कि नहीं। तो ये डार्विनियन ट्रायड शो करेगा। अब और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। तीनों एक ही वर्ग के हैं, पहली बात। अब तीनों एक ही वर्ग के हैं तो ये ना कह दे कि ये डार्विनियन शो करेगा। उसके बाद जो नियम है उसको देखें फॉलो हो रहा है न्यूज पे। इसका एटॉमिक नंबर 11, 19 और 37। तो अब बताएं इन दोनों में जो एटॉमिक नंबर का अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 का। और इनमें कितने का आ रहा है, 18 का। तो अब बच्चों के बुद्धि में क्या चलता है कि यार सर जी बताए थे 8 या 18। तो 8 या 18, 8 तथा 18 में अंतर होता है। तो ये क्या है, 8 तथा 18। तो कहने का अर्थ क्या कि तीनों एक ही वर्ग के होने चाहिए तथा उनमें 8 या 18 का अंतर होना चाहिए। या तो 8 का ही अंतर हो या तो 18 का ही अंतर हो। 8 तथा 18 का अंतर ना हो। तो कहने का अर्थ ये डार्विनियन ट्रायड शो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन। और एग्जांपल देखें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 9, 17 और 35। बताए इनमें अंतर कितने का है, 8 का। और इनमें अंतर कितने का हो गया, 18 का। तो है तो तीनों एक ही वर्ग के, परंतु ये डार्विनियन ट्रायड शो नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। इसका एटॉमिक नंबर 17, 35 और 53। तो अब इनमें अंतर कितने का, 18 का। और इनमें अंतर कितने का, 18 का, है कि नहीं। तो 18 और 18 का अंतर हुआ और तीनों कहां के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। तो ये डार्विनियन ट्रायड शो करेंगे। अब जब वो डार्विनियन ट्रायड शो करेंगे तो मान लीजिए अब क्वेश्चन में आपको दिया कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है, बोले तो परमाणु भार, वो 35.5 तथा आयोडीन का जो परमाणु भार है वो 127। तो ब्रोमीन के परमाणु भार की गणना करें। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि डार्विनियन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक नाम दिया, तथा त्रिक में इन्होंने पाया कि जो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तथा डार्विनियन त्रिक वही शो करेंगे जो एक ही वर्ग के हों तथा उनमें परमाणु क्रमांक का अंतर 8 का हो या 18 का हो। जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ग के होंगे तो वो डार्विनियन त्रिक शो करेंगे। एक ही वर्ग के हैं, गुणधर्म समान है, परंतु उनमें जो परमाणु क्रमांक का अंतर होना चाहिए 8 का होना चाहिए या फिर 18 का होना चाहिए। 8 18 का अंतर नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन दिया आपको कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, बॉइलिंग पॉइंट भी दे सकता है, मेल्टिंग पॉइंट भी दे सकता है, जो भी दिया रहे उससे कोई मतलब ना है। क्वेश्चन जैसे लगाना है जैसे हम बता रहे हैं। अब इसका 35.5 है, इसका 127 है, तो हमें ब्रोमीन का निकालना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.5 प्लस 127 अपॉन, यहां पे क्या होएगा आंसर
162.5 जोड़ देंगे ना इनको अपॉन 2, तो जो आंसर बनेगा वो कितना 81.25। देख लें तो काट लें ना। तो ये क्या बोलते हैं, डार्विनियन ट्रायड। समझ में आया डार्विनियन ट्रायड, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तथा बताया कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला और 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के गुण भी समान होते हैं। तो देखें, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला और 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के गुण भी समान होते हैं। तो देखें तो सबसे पहला केस क्या है कि जब न्यूलैंड अपना नियम प्रस्तुत किए थे, उस वक्त तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस आप लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो हेलोजन फैमिली के बाद मतलब 7th के बाद शून्य वर्ग होएगा ना। तो जिस वक्त न्यूलैंड अपना नियम प्रस्तुत किए थे, उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो अब ये क्या, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, 7th है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके गुण क्या हैं? इन तीनों के गुण समान, इनके गुण समान, इनके गुण समान। एक वर्ग में जो तत्व पाए जाते हैं उनके गुण समान होते हैं। तो सा रे अब नियम समझो इनका। इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला और 8वां स्वर समान होता है, तो सारे गामा पदनी सा, तो पहले भी सा और 8वां भी क्या, सा। उसी प्रकार से पहले और 8वें तत्व के गुण भी समान होते हैं, जैसे सा रे गा मा पदनी सा, तो पहला सा और अंतिम सा, पहला सा लिथियम और अंतिम सा सोडियम, तो गुण क्या दोनों के समान। अब फिर यहां भी देख ले, सा रे गा मा प द सा, फिर देखें सा ना। तो अब मैच कराएं, सा सा रे रे गा गा मा मा प द नी सा ना। तो चाहे जहां से शुरू करें आप लोग, यहां से भी शुरू करेंगे तो अगर रे बेरिलियम पे आया है तो रे मैग्नीशियम पे ही आएगा, गा अगर बोरान पे आया है तो गा एल्यूमिनियम पे ही आएगा, जैसे सा लिथियम पे आया है तो सा सोडियम पे ही आएगा ना। तो जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला और 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के गुण भी समान होते हैं। परंतु ये कहां तक संभव होता है ये देखें। अब इसे यहां पे स्टार्ट करेंगे सा रे, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि बोरान एल्यूमिनियम, यहां पे लिख दे गैलियम, तो यहां पे आप लोग गलत कर जाएंगे। आप लोग पीरियोडिक टेबल बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, कैल्शियम के बाद गैलियम नहीं होगा, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम टू जिंक मतलब डी ब्लॉक। तो कहने का मतलब क्या, यहां पे क्या आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे ही वैनेडियम ना। तो अब बताएं सा रे गा कहां आ रहा है, यहां पे। तो बताएं गा बोरान, गा एल्यूमिनियम, बोरान और एल्यूमिनियम के गुण क्या हैं, समान है। परंतु जो तीसरा वाला गा आ रहा है वो कहां आ रहा है, स्कैंडियम पे। अब इसका गुण क्या है, इनके गुण से समान है क्या, डिफरेंट है ना। ये थर्ड ए है, ये थर्ड बी है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। तो कहने का मतलब क्या कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल होता है वो केवल परमाणु क्रमांक 20 या फिर आप कह सकते हैं कैल्शियम तक लागू होता है ना। तो एक बार और, जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था वो परमाणु भार पर आधारित था, तथा इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला और 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के गुण भी समान होते हैं
ये था इनका नियम। जो इनके दोष हैं, कमी ये है कि जो इनका नियम लागू होता है वो केवल कहाँ तक लागू होता है, परमाणु क्रमांक 20, या फिर आप कैल्शियम लिख सकते हैं क्योंकि कैल्शियम का ही परमाणु क्रमांक 20 होता है। जो दूसरा दोष है इनका, वो अहम दोष, कि जब नोबल गैस की खोज हुई, अक्रिय गैस, उसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, शून्य वर्ग के तत्वों को, जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, विफल हो गया। पूर्ण रूप से विफल का अर्थ समझे, यहाँ पे जब खोज हुआ था नोबल गैस का, तो फ्लोरीन के बाद का यहाँ पे आप देखेंगे नियान होएगा। अब बताएं, इन्होंने कहा था कि पहले और आठवें तत्व का, जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहले और आठवां स्वर समान होता है, उसी प्रकार पहले और आठवें तत्व के गुण भी समान होते हैं। तो सा रे गा मा प द नी, आखिरी सा कहाँ आएगा, यहाँ पे नोबल गैस की खोज होने के बाद। तो बताएं, जब यहाँ पे आएगा तो क्या नियान और लिथियम के गुण समान है क्या? नहीं ना। तो जब नोबल गैस की खोज हुई तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो पूर्ण रूप से विफल हो गया ना। तो ये था न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। अगला है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर वक्र बोलते हैं हिंदी में। तो लोथर मेयर ने परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया और उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया। ये सब एग्जाम के लिए, मतलब नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज दे रहे हैं आप लोग का, ताकि ये सब बेस पढ़े रहेंगे ना तो थोड़ा आप लोग को आगे चल के मज़ा आएगा ना। बाकी क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल पूछे नीट में ना, या फिर लोथर मेयर कर्व पूछे ना। ये सब बहुत रेयर कि पूछे एग्जाम में, बता दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है ना, तो इसके लिए। तो इन्होंने, लोथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाए। इन्होंने ग्राफ में शीर्ष पर क्षारीय धातुओं को रखा। क्षारीय धातु बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके बाद क्या, फ्रांसियम। तथा ग्राफ में अवरोही क्रम में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा। क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। जबकि आरोही क्रम में हैलोजन फैमिली को रखा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आगे क्या, स्टैटिन। तो लोथर मेयर ने परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ प्रस्तुत किया। ग्राफ में इन्होंने क्षारीय धातुओं को शीर्ष पर रखा तथा क्षारीय मृदा धातुओं को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, जबकि हैलोजन फैमिली को असेंडिंग ऑर्डर ना। इन्होंने ग्राफ के तल पर, तल मतलब यहां सतह पर, ग्राफ के तल पर उपधातु तथा संक्रमण तत्वों को रखा। उपधातु अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाए, मेटलॉइड बोला जाता है उनको। तथा संक्रमण तत्व बोले तो डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखे थे, ग्राफ के तल पर ना। तो ये था लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर ने परमाणु आयतन तथा परमाणु भार के मध्य ग्राफ प्रस्तुत किया, जिसमें क्षारीय धातुओं को शीर्ष पर, क्षारीय मृदा धातुओं को अवरोही क्रम में, जबकि हैलोजन फैमिली को आरोही क्रम में रखा। इन्होंने ग्राफ के तल पर संक्रमण तत्व तथा उपधातुओं को रखा। अब सभी ज्ञात तत्वों को, इनका जो दोष है कि इनके ग्राफ में सभी ज्ञात तत्व उपस्थित ना थे ना। अगला हम लोग देखेंगे मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल की, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया था वो मेंडलीव के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अतः आवर्त सारणी का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, मेंडलीव को। इसके बाद जितने भी वैज्ञानिक हम लोग पढ़ेंगे, मोजले और बोरबरी, रैंग वार्नर, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल एंड लॉन्ग पीरियाडिक टेबल,
तो वो लोग ना संशोधन किए थे, सुधार किए थे आवर्त सारणी में। जो आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मेंडलीव के द्वारा। तो मेंडलीव के अनुसार, आप लोग शब्द लिखिएगा, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इनके अनुसार जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था आवर्त सारणी में, वो किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था? परमाणु भार के आधार पर ना। तो इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो अगला केस है वो ये है कि इनके आवर्त सारणी में कुल एलिमेंट कितने थे? 63। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी? 63 थे। मेंडलीव ने क्षैतिज कालमों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर कालमों को वर्ग कहा था। क्षैतिज कालम बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने पीरियड नाम दिया था आवर्त, और ऊर्ध्वाधर कालमों को क्या नाम दिया था? वर्ग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त थे। चाहे जिसका पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ पीरियड होंगे वो हमेशा कितने होंगे? 7। जो चेंज आप पाएंगे ना वो ग्रुप में चेंज पाएंगे कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें ग्रुप की संख्या कितने थे? 8। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 8 वर्ग उपस्थित थे। इन्होंने, मेंडलीव ने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों का अर्थ क्या? जैसे फर्स्ट ए एंड बी। अभी आप लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि हम आपको पढ़ाए हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ है ना। तो मेंडलीव ने क्या किया? फर्स्ट ए एंड बी, ऐसे ही सेकेंड ए और बी, ऐसे ही थर्ड ए बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। जो 8वां वर्ग था उसे कितने उपवर्गों में बांटे हैं? 3 उपवर्गों में, 8, 9 और 10। आप पीरियाडिक टेबल खोल के देख सकते हैं। डी ब्लॉक में जो 8वां वर्ग था वो उसको कितने उपवर्गों में बांटा गया? 3 उपवर्गों में, 8, 9 और 10। जबकि फर्स्ट ए बी, सेकेंड ए बी, थर्ड ए बी, फोर्थ है फोर्थ बी, फिफ्थ है फिफ्थ बी, सिक्स है सिक्स बी, सेवेंथ है सेवेंथ बी। हम लोग पढ़े भी हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक। और जबकि डी ब्लॉक में क्या? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट बी में 8, 9, 10, उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी। तो मेंडलीव इन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा, ए और बी ना। ए उपवर्ग वाले तत्वों को, जो ए उपवर्ग वाले तत्व थे उसे मेंडलीव ने नाम दिया था सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट। जबकि जो बी उपवर्ग वाले तत्व थे उन्हें मेंडलीव ने कहा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन बोले तो संक्रमण तत्व। अभी हम आपको बताएंगे कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते क्यों ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि देखें जो बी उपवर्ग वाले हैं सब किसमें हैं? डी ब्लॉक में है ना। तो ए उपवर्ग वाले तत्वों को इन्होंने क्या नाम दिया? सामान्य तत्व। और बी उपवर्ग वाले तत्वों को इन्होंने क्या नाम दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट, बोले तो संक्रमण तत्व। तो ये थी मेंडलीव की विशेषता कि मेंडलीव में 63 तत्व थे। इन्होंने उन तत्वों को 7 आवर्त और 8 वर्ग में रखा था। इन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा था, ए उपवर्ग वाले तत्वों को सामान्य तत्व तथा बी उपवर्ग वाले तत्वों को क्या नाम दिया था? संक्रमण तत्व। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे तत्वों की भविष्यवाणी किए थे जो उस वक्त आवर्त सारणी में उपस्थित नहीं थे। वो तत्व थे गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। गंगा से जर्मनी तक ये ट्रिक है, लेकिन आप लोग ट्रिक याद करके भी क्या करेंगे ना। तो इन्होंने जिन 4 तत्वों की भविष्यवाणी किए थे वो तत्व चारों कौन कौन से थे? गैलियम था, स्कैंडियम था, जर्मेनियम था और टेक्नीशियम। एका बोरान के सापेक्ष स्कैंडियम का, एका एल्यूमिनियम के सापेक्ष गैलियम का, एका सिलिकॉन के सापेक्ष जर्मेनियम का और एका मैग्नीज के सापेक्ष इन्होंने भविष्यवाणी की थी किसकी? टेक्नीशियम की। और आने वाले समय में ये तत्व खोजे गए जिनकी मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी। तो ये जो चारों तत्व हैं ये मेंडलीव के मुख्य विशेषताओं को दर्शाते हैं। ये चारों तत्व गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम।
सबसे पहला मानव मेड एलिमेंट, ह्यूमन, मानव निर्मित सबसे पहला तत्व कौन? टेक्नीशियम, जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का। अभी हम लोग आपको बताएंगे कि जितने भी मानव निर्मित तत्व होते हैं, मानव निर्मित मतलब क्या? जो मानव द्वारा तत्व बनाए गए हैं, जितने भी मानव द्वारा तत्व बनाए गए हैं सब कौन से प्रकृति के होते हैं? रेडियो एक्टिव प्रकृति के। रेडियो एक्टिव किसे बोलते हैं? जिसमें स्वयं विकिरण ऊर्जा को उत्पन्न करने की क्षमता हो, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। विकिरण ऊर्जा बोले तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सब क्या है? विकिरण ऊर्जा है। तो ऐसे तत्व जिनमें स्वयं विकिरण ऊर्जा को उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो टेक्नीशियम सबसे पहला मानव निर्मित तत्व है, जबकि अंतिम तथा प्राकृतिक तथा अंतिम रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम है। अभी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम लोग मेंडलीव की बात कर रहे थे, तो ये है मेंडलीव की विशेषताएं कि मेंडलीव ने कैसे तत्वों को बांटा था। जैसे ये है फर्स्ट ए, हम लोग जानते हैं इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फर्स्ट बी कॉपर, सिल्वर और औरम, ऐसे ही सब था ना। आप लोग और साड़ी बनाए होंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था मेंडलीव की और साड़ी की विशेषता। हम लोग बात करेंगे दोष, कमियों की, इनके मेंडलीव की क्या क्या दोष थे। तो दोष में जो सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति। आज तक कोई भी वैज्ञानिक हाइड्रोजन की स्थिति को सिद्ध नहीं कर पाए। तो हम लोग अभी मेंडलीव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेंडलीव को देखेंगे। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं समझा पाए कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखा जाए या सेवेंथ ए में। अब आप लोग भी थोड़ा समझ लें कि जैसे फर्स्ट ए की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ए में हाइड्रोजन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो जिस प्रकार के फर्स्ट ए के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है, NS1 आता है, NS1 आता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 आता है। जबकि हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन को छोड़ के फर्स्ट ए में सभी क्या है? धातु है, जबकि हाइड्रोजन धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। क्यों अधातु है ये हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ए में इसे क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से फर्स्ट ए के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम में NS1 आता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम में NS1 आता है, इसलिए इसको फर्स्ट ए में रखा जाना चाहिए। जबकि सेवेंथ ए में क्यों रखा जाना चाहिए? देखिए सेवेंथ ए में हम लोग जानते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। अभी हम आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो धातु, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9, इसका कितना? 17, 35 है, 53 है ना। तो अब बताएं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखने जाएंगे फ्लोरीन का, तो कितना होता है? 2 और 7। अब इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कितना, अष्टक अपना कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को? 1 ठो। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 8। अब समझिए, ये जो 2 और 8 आया है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 10। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे फ्लोरीन के जस्ट बगल में पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे नियान होएगा, और नियान का एटॉमिक नंबर जो है 10। तो कहने का अर्थ ये है, अब ऐसे ये क्लोरीन भी है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? FCl माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8। ये किसके विन्यास को प्राप्त करेगा? आर्गन को। आप लोग खोल के देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन के बगल में नियान होएगा, क्लोरीन के बगल में आर्गन होएगा। तो जिस प्रकार से सेवेंथ ए के सभी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय संरचना को प्राप्त करते हैं, अक्रिय संरचना के विन्यास को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी बताया, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पे कौन सा आवेश आएगा? H माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होएगा? हीलियम। हाइड्रोजन पहले आवर्त में 2 तत्व ही है, एक ठो हाइड्रोजन है, एक ठो हीलियम। सबसे छोटा आवर्त है पीरियोडिक टेबल का पहला आवर्त, जिसमें हाइड्रोजन और आपको हीलियम देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से सेवेंथ ए के सभी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय विन्यास को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय विन्यास को प्राप्त करता है। इसीलिए उसको 7th में रखा जाना चाहिए। फर्स्ट में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से फर्स्ट के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 आता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम में NS1 आता है। और जो केस बनेंगे वो आपको हम बताएंगे। तो ये पहला दोष था मेंडलीव का कि मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को फर्स्ट में रखा जाए या 7th में। अब अगला दोष देखें इनका, मेंडलीव का अगला दोष जो है वो समस्थानिक है। इन्होंने मेंडलीव ने समस्थानिकों को नहीं समझा पाए। समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप। आइसोटॉप किसे बोलते हैं, ये दूसरा केस है। आइसोटॉप, आइसोटॉप किसे बोलते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो। एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब परमाणु क्रमांक अगर भिन्न होगा तो तत्व भी बदल जाएगा ना, इसीलिए क्या, परमाणु क्रमांक समान। जैसे एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन है एक एक और एक, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक सबका समान है, परंतु परमाणु भार यहाँ पे क्या एक, यहाँ पे क्या 2 और 3, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसके बारे में मेंडलीव नहीं बता पाए थे। अब बताएं, मेंडलीव जो थे, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, परंतु परमाणु भार, ये बताइए परमाणु भार है ना, तो परमाणु भार के बारे में वो ज्ञान नहीं दे पाए कि समस्थानिक होते क्या है। तो ये क्या, इसको बोलते हैं प्रोटियम और इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। आप लोग हैवी वाटर पढ़े होंगे D2O, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, ये क्वेश्चन। तो मेंडलीव समस्थानिक को नहीं समझा पाया, अर्थात मेंडलीव ये ना बता पाए कि एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न कैसे होते हैं ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंगत युग्म। ये बहुत मेजर इनका दोष है, असंगत युग्म। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के कुछ ऐसे जोड़े थे, पेयर, युग्म मतलब पेयर, असंगत, संगत मतलब क्या होता है, साथ, असंगत मतलब साथ नहीं दे रहे थे ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के कुछ ऐसे जोड़े थे जो उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं करते थे, जिन्हें क्या नाम दिया गया था, असंगत युग्म। आप चाहे तो वर्ड लिख सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के कुछ ऐसे जोड़े थे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं करते थे, जिन्हें असंगत युग्म कहा जाता है। तो असंगत युग्म का अर्थ क्या है ना, असंगत युग्म का अर्थ क्या है, जैसे आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। तो अब परमाणु क्रमांक जो होता है, जितने भी परमाणु भार होते हैं, परमाणु भार बोले तो द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियानों की संख्या भी बोल सकते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सब सारी चीजें ना। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, इन्होंने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किए थे तत्वों को। तो जब आर्गन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, परमाणु क्रमांक 18 और इसका 19 है, तो कहने का अर्थ परमाणु क्रमांक ज्यादा किसका, पोटेशियम का। तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसका परमाणु भार भी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, परंतु परमाणु भार ज्यादा किसका पाया गया था, आर्गन। उसी प्रकार टेलुरियम और आयोडीन, उसी प्रकार थोरियम और प्रोटेक्टेनियम, ये तत्व आप लोग नहीं लिखे होंगे, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, थोरियम और प्रोटेक्टेनियम, कोबाल्ट और निकेल। तो क्वेश्चन आता है कि आर्गन किसके साथ असंगत युग्म दर्शाता है या फिर पोटेशियम किसके साथ असंगत युग्म दर्शाता है। तो चाहे जो पूछेगा, आर्गन पूछेगा तो पोटेशियम के साथ, पोटेशियम पूछेगा तो आर्गन के साथ, टेलुरियम आयोडीन के साथ, थोरियम प्रोटेक्टेनियम के साथ और कोबाल्ट किसके साथ, निकेल के साथ। तो ये था असंगत युग्म। इनका जो लास्ट दोष था वो ये था कि मेंडलीव ने असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिए थे। असमान गुणधर्म वाले तत्व का अर्थ क्या, जैसे फर्स्ट ए और बी, तो
तो इसमें क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डॉट डॉट डॉट, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें क्या क्या था, कॉपर, सिल्वर और औरन। इन्होंने असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रख दिया था, जबकि एक वर्ग में सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए के सभी तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो त्यागेंगे, उसमें एक कोई ऐसे तत्व नहीं होंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वो एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं ना। अब बताएं, जो डिफरेंट है दोनों में, ये एस ब्लॉक का तत्व है फर्स्ट ए, ये किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का। तो गुण क्या हुए, यहीं पे डिफरेंस समझ में आ गए। उसके बाद क्या, इनको क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। फर्स्ट ए को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु, जबकि इनको क्या बोला जाता है, सिक्का धातु, कॉइन मेटल। ये अधिक क्रियाशील होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्रियाशील होते हैं, जबकि ये कम क्रियाशील होते हैं। ये मृदु धातु होते हैं, हल्के, और जबकि जो फर्स्ट बी होता है वो कठोर होता है। बताएं तो क्या गुण समान है दोनों के, गुण दोनों के भिन्न है ना। तो इन्होंने, इनका लास्ट दोष है कि इन्होंने असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। तो ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब हम लोग बात करेंगे मोजले की आवर्त सारणी की अगले लेक्चर में ना। तो आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।